व्यक्तित्व, हाम्रो बेचमा हुनुहुन्छ सुपरिचित व्यक्तित्व, जनता दल युनाइटेडका महासचिव, जो बिहारको मुख्यमंत्री हुनुहुन्छ नीतीश कुमारको पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ केसी त्यागी जी, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र भदौरिया समाजवादी चिंतन बौद्धिक व्यक्तित्व र चंद्रशेखरको कुरा गर्ने हो भने नेपालको जनआन्दोलनमा 2046 सालमा चंद्रशेखरले काठमाडौँ आएको सागरमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसैले एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुरेंद्र भदौरिया, तपाईँलाई म जनता जान्न कार्यक्रम स्वागत गर्छु। ऋषि दामला जी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल भारत संबंध आज के दिन में कैसे है, कैसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? ऋषि जी, हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आप पत्रकार। जिस तरह की हमारी सदी हुई भूमिका भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने में लगी रहती है, पत्रकारिता के जरिए उससे कम योगदान भी आपका नहीं। जब हम और सुरेंद्र भदौरिया जी, दूसरे हमारे और साथी यहाँ के आंदोलन के दौरान आते थे, तो राजशाही के खिलाफ जो सबसे मजबूत स्वर था वो ऋषि दामला जी का और उनकी पत्रकारिता का था। तो हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भारत और नेपाल ये छोटे भाई बड़े भाई भी नहीं, हम कहते हैं जुड़वा भाई। नेपाल के अंदर लोकतंत्र की बहाली के बाद एक ऐसा युवा वर्ग स्वावलंबी पैदा हुआ है जो नेपाल की जो सार्वभौमिकता है, जो उसकी ऑटोनॉमी है, उसको स्वतंत्र रखना चाहता है। और ये जो नया नेपाल है, दो नेपाल हो गए, एक पुराना नेपाल एक नया नेपाल, इसमें वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाली खाली हमारा मकसद नहीं था, एक समृद्ध और स्वावलंबी नेपाल बनाना भी हमारा मकसद था। तो नेपाल के नौजवानों में तब्दीली के लिए, परिवर्तन के लिए एक बेचैनी भी है, छटपटाहट भी है, वो नया कुछ देखना चाहते हैं। लोकतंत्र बहाली बड़ा काम था, राजशाही की समाप्ति बड़ा काम था, लेकिन जो उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उसका जो प्रोसेस है वो भी तेज होना चाहिए। राष्ट्र संस्था अंत्य करने के लिए भारत और भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार का अहम भूमिका था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था उस समय, आपका भी अहम भूमिका था। नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन अभी भी राजशाही की बात कर रहा है। राष्ट्र संस्था के साथ के भारत का अभी संबंध है, भारत के राष्ट्र संस्था पकड़ना चाहता है? नहीं, आप बताइए। आज एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी दोनों सरकार में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। यद्यपि हम समाजवादी आंदोलन से हैं और नेपाल की जो आज़ादी है, नेपाल की जो स्वायत्ता है और राजशाही की जो समाप्ति है, उसके लिए एज ए सोशलिस्ट हमारे पुरखों का, चाहे वो जेपी रहे हों, लोहिया रहे हों, इवन चंद्रशेखर जी रहे हों, हम सब लोग ज़्यादा तत्पर थे बजाय और पॉलिटिकल सिस्टम। कम्युनिस्ट भी इस आंदोलन में हमारे मित्र तब आए हैं जब माओवादी और एमाले की महत्वपूर्ण भूमिका उनको दिखी है। सबसे पहले तो जेपी, लोहिया, चंद्रशेखर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मधु लिमई जी, ये सब लोग इसमें लगे रहे थे। और भारत में भी अब कोई ऐसा स्टैंड वाला कोई नेता नहीं है देश के अंदर जो नेपाल में राजशाही की वकालत करे। लेकिन भारतीय मीडिया तो राजशाही की वकालत कर रहा है। नया दिल्ली में इसी तरह की इधर जो कुछ यहाँ पर राजशाही आपस लेने के लिए साथ दे रहा है भारत, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। हम नेपाल वासियों को भी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं। इवन हमारे जो साथी मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, वो कई साल पहले यहाँ जब आए थे नेपाली कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो हम सब लोग यहाँ पर राजशाही के बजाय लोकशाही के समर्थक हैं। और हम लोगों के रहते हुए इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार है मोदी सरकार, उससे ऐसा कोई कदम नहीं होगा जिससे राजशाही को ताकत मिले। लेकिन राजशाही को लोग याद ना करें, ये लोकशाही वालों की भी जिम्मेदारी। जो जनता का फ्रस्ट्रेशन है, जो नौजवानों की गुस्सा है, उसको भी शांत करने का काम वर्तमान हुकूमतों को, खासतौर से 3 पार्टियां बड़ी बड़ी, एमाले, यूएमएल और ये अपने नेपाली कांग्रेस,
इनके नेताओं को राजशाही से इतर होकर के, अलग होकर के एक वैकल्पिक प्रोग्राम के जरिए जनता के बीच में जाने के प्रयास करने चाहिए। भारत का भी कोई नेता चाहे, अगर यहाँ के नेताओं का आचरण ठीक रहा तो राजशाही यहाँ कभी नहीं आएगी। सुन्दर भदौरिया जी, आपने समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। भारत में और नेपाल का प्रजातंत्री आंदोलन में आपका अहम भूमिका है। अभी आप नेपाल में हैं, नेपाल में आंदोलन शुरू हो रहा है राजशाही को वापस करने के लिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आज भी बिल्कुल पुकार दिया कि नेपाल में राजशाही आए या वापस आएगा, संभावना क्या है? देखिए, मैं जो नेपाल के लोक जीवन के साथ जुड़ा रहा हूँ, ऋषि दामला जी आप तो शुरू से देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर जब बीपी कोइराला से मेरा पहला परिचय हुआ, लगभग 50 साल पहले मैं उनसे मिला था, और जब वो दिल्ली में भूमिगत रह के अपने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारा गणेश मांझी से भी परिचय हुआ, किशन प्रसाद भट्टराई से भी परिचय हुआ, और उस समय से लेके आज तक हम कभी यहाँ के लोकतंत्र के साथ समझौता करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। बहुत कुर्बानियों को देकर ये लोकतंत्र स्थापित हुआ है, साधारण। और अब दुनिया के अंदर बराबरी की भूख है। दुनिया के अंदर हमें सिखाया गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक चेतना है वो दुनिया के देशों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ लोकतांत्रिक चेतना के साथ जुड़नी चाहिए। अब पुराना जो सामंती ढांचा है वो नहीं वापस आना चाहिए, हमें तरक्की और विकास की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने तो पढ़ा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिनको हम सब लोग खास तौर से जो दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी यहाँ के उस समय के, उस दौर के सामंती सिस्टम के बहुत खिलाफ थे। व्यवस्था के भी वो जो गैर बराबरी पैदा करती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया बने जिससे बराबरी आए, वो चाहते थे। तो मैं यही कहूँगा कि इस देश के अंदर जो यहाँ पे गांव गरीब का व्यक्ति है, संविधान बन गया, लोकतंत्र बन गया, नई सरकार बन गई, पर जो गांव गरीब, किसान, नौजवान, इन लोगों की आवाज केवल वो नया एस्पिरेशनल नेपाल है। उनका एस्पिरेशन है कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं चीन को, भारत को, अमेरिका को। विकास है, लेकिन नेपाल में विकास नहीं है। विकास चाहिए, जितना विकास होना था अभी विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास हमारे यहाँ भी इतनी जल्दी से बहुत धीरे धीरे होता है। समस्या तो है ना। देखिए, विकास, मैं ये भी कहूँगा विकास नहीं हुआ। मैं उस समय भी यहाँ आया हूँ जब